हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज द्रव्यगुण के फर्स्ट क्लास में हम आपसे द्रव्यगुण के भिन्न पक्षों की चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात आचार्य चरक ने कहा है, ज्ञान पूर्वकम ही कर्मणाम समारंभम प्रशंसन्ति कुशला, टू मूव ऑलवेज विथ प्रॉपर नॉलेज। तो इसलिए हम आज पहले आपको द्रव्यगुण की जो विषय है उसमें हम कहाँ से स्टार्ट करें, ये द्रव्यगुण विषय कहाँ से शुरू हुआ है, इसकी ओरिजिन क्या है, द्रव्यगुण का इतिहास क्या है, द्रव्यगुण की परिभाषा क्या है, द्रव्यगुण का इम्पोर्टेंस क्या है, आपके लिए द्रव्यगुण का क्या इम्पोर्टेंस है, आप क्यों पढ़ रहे हैं, चिकित्सा में इसका क्या स्थान है, चिकित्सा में इसका क्या महत्व है, और द्रव्यगुण की पदार्थ, उसकी ब्रांचेस क्या क्या हैं, इन बातों की हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना गया है। जब आयुर्वेद शास्त्र को ही अथर्ववेद का उपवेद माना गया है तो उसके जो विभिन्न अंग हैं वे भी, उनका भी संबंध हमारे वेदों से ही है। तो द्रव्यगुण शास्त्र, जिसको अगर हम सामान्य भाषा में देखें तो लोग उसे औषधि के रूप में जानते हैं। औषधि, वृक्ष, तरु, विरुद्ध विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो इन औषधियों की उत्पत्ति ऐसा माना गया है कि ऋग्वेद के काल से ही हुई है, क्योंकि अगर हम ऋग्वेद में संदर्भ देखते हैं औषधि की तो वहाँ बहुत सारे संदर्भ हमको औषधियों के मिलते हैं। या औषधि पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्र युगम पुरा, ऐसा कहा गया है कि इन औषधियों की उत्पत्ति देवों से भी 300 वर्ष पूर्व हुई है। और भी बहुत सारे संदर्भ औषधियों को लेकर के वेदों में मिलते हैं। औषधि शब्द इसलिए क्योंकि द्रव्यगुण औषधि के साथ रूढ़ हो गया है। व्यवहार में हम यही जानते हैं कि द्रव्यगुण यानी औषधि, औषधि यानी द्रव्यगुण। तो ये औषधि के विभिन्न संदर्भ हमें वेदों में प्राप्त होते हैं। क्लासिफिकेशन से रिलेटेड भी बहुत सारे संदर्भ मिलते हैं और उन श्लोक के माध्यम से हम जान पाते हैं। जैसे यास्याम द्यौष्पिता पृथ्वी माता समुद्रो मूलम विरुधाम बभू। यहाँ विरुद्ध शब्द वनस्पति के लिए आया है और उसकी क्लासिफिकेशन को बता रहा है कि कुछ प्लांट्स टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ एक्वेटिक और कुछ एरियल होते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे संदर्भ जैसे ऋग्वेद में आया है, या फलनिर या अफला, अपुष्पा याश्च पुष्पिणी, बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुंचत्वम हसा। यहाँ पे बताया गया है कुछ औषधियाँ फल वाली होती हैं, कुछ फूल वाली होती हैं, कुछ बिना फल वाली होती हैं, कुछ बिना फूल वाली होती हैं, जिसको हम क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स से ले सकते हैं। क्योंकि क्रिप्टोगैम्स में कहा गया है कि क्रिप्टोगैम्स आर लोअर प्लांट्स विच नेवर बियर फ्लावर्स एंड सीड्स, while phanerogames are higher plants which always bear flowers and seeds। तो इस तरह की क्लासिफिकेशन जो श्लोक के रूप में हमें वेदों में दिखाई देते हैं, उनसे हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि ये संदर्भ हमारे औषधियों से संबंधित हैं और हमारे आयुर्वेद से संबंधित हैं, साथ ही हमारे द्रव्यगुण से संबंधित हैं। इसके अलावा द्रव्यगुण के जो सिद्धांत हैं वो भी हमारे वेदों में मिलते हैं। जैसे हम देखें, एक श्लोक आता है, या औषध्य सोमरागी बहर्वी शत विचक्षणा, बृहस्पति प्रसूता नो मुंचत्वम हसा। ऐसा शौनकी अथर्ववेद में ऐसा संदर्भ आया है। और इसमें वेदों के जो टीकाकार हैं सायण, उन्होंने इस पे टिप्पणी करते हुए कहा कि शत विचक्षणा का तात्पर्य है शत दर्शना, जिससे हम रस गुण वीर विपाक को लेते हैं। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि वेदों में भी हमारे द्रव्यगुण के सिद्धांत वर्णित हैं। वो ये हो सकता है कि थोड़ी मात्रा कम हो
और श्लोक के रूप में हो और हमें वो समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन हमारे टीकाकारों के माध्यम से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यो वह शिव तमो रस, ये रस का संदर्भ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अपाम तेजो ज्योतिरोजो बलम च वनस्पति नामुत वीर्याणि, ऐसा शौनकीय अथर्ववेद में यह संदर्भ मिलता है। उपर्युक्त श्लोक में औषधि की कार्यकारिणी शक्ति को बताया गया है, तो यहाँ पर वीर्य का वर्णन है। इस तरह से हमने देखा थोड़े बहुत संदर्भों को देखते हुए कि वेदों में औषधियों का और उसके सिद्धांतों का, द्रव्य गुण के सिद्धांतों का भी वर्णन प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो वेदों के बाद आता है हमारे संहिताएं आती हैं। संहिताओं में तो बहुत ज्यादा द्रव्य गुण के विषय ओतप्रोत हैं। जैसे चरक ने अपने जो सूत्र स्थान स्टार्ट किया तो वहां पर उन्होंने पहला जो चतुष्क दिया वो भेषज चतुष्क दिया। वहां पर दीर्घंजीवती अध्याय, अपामार्ग तंडुली अध्याय, आरगवधिया अध्याय और षड्विरेचना शताशती अध्याय जो है वो द्रव्य गुण से रिलेटेड ही विषय वहां पर वर्णित है। तो उन्होंने कितना इंपॉर्टेंस दिया होगा द्रव्य गुण को, ये पता चलता है। न केवल सूत्र स्थान में, चिकित्सा स्थान में भी इन्होंने जो रसायनाध्याय स्टार्ट किया वहां अभया अमलकी से स्टार्ट किया। तो अभया और अमलकी दो द्रव्यों का वर्णन किया, जो दो औषधियों से स्टार्ट किया, तो इन्होंने द्रव्य गुण को बहुत ज्यादा महत्व प्रदान किया। और यदि हम बात करें कि द्रव्य गुण शास्त्र की परिभाषा, तो वो उसमें भी कहा गया कि द्रव्याणाम गुण कर्माणि प्रयोगा विविधासता सर्वसु यत्र वर्ण्यन्ते शास्त्रम द्रव्य गुणम ही तत्। जहां पर द्रव्यों के गुण, कर्म और प्रयोग का वर्णन हो उसे द्रव्य गुण शास्त्र कहते हैं। लेकिन जब हम संहिता काल में द्रव्य गुण की परिभाषा देखते हैं तो आयुर्वेद की परिभाषा में ही द्रव्य गुण की परिभाषा निहित है। चरक सूत्र स्थान 30 में ऐसा कहा गया है, यतस्या युष्या नायुष्याणि च द्रव्य गुण कर्माणि वेद यति यतो अपि आयुर्वेद। जहां पर द्रव्यों के गुण, कर्म और प्रयोग का वर्णन किया गया हो उसे आयुर्वेद शास्त्र कहते हैं। यानी आयुर्वेद शास्त्र में द्रव्य गुण की परिभाषा निहित है। इसीलिए संहिता काल में जो अष्टांग आयुर्वेद दिया गया है उसमें द्रव्य गुण को एज अ ब्रांच गिना नहीं गया है। क्यों? क्योंकि हमारे जो चरक, सुश्रुत, वाग्भट इत्यादि आचार्य थे वो द्रव्य गुण को अलग ब्रांच के रूप में नहीं लेते थे। उनका कहना था कि रोग किसी भी सिस्टम के हो, चिकित्सा हमें द्रव्य से करनी है। तो द्रव्य सभी अंगों में, 8 अंगों में, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग जो भी अंग बताए गए हैं उन सभी अंगों में निहित है। चिकित्सा हमें द्रव्य से ही करनी है, औषधि से ही करनी है, इसलिए इसको अलग ब्रांच की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुर परायणम ऐसा कहा है। त्रिसूत्र आयुर्वेद में भी औषध को स्थान दिया गया है। तो ये क्या है? ये धुरी हैं और जो 8 अंग जो बताए गए थे वो उसके ब्रांचेस हैं। तो धुरी के बिना ब्रांचेस का अस्तित्व नहीं है, इसलिए उन्होंने द्रव्य गुण को एक अलग ब्रांच के रूप में नहीं बताया। लेकिन कालक्रम में धीरे धीरे ऐसा महसूस हुआ कि हमें द्रव्य गुण को एक ब्रांच देना चाहिए ताकि इसका महत्व और बढ़े और सभी को समझाने में आसानी हो। इसलिए नरहरि पंडित ने, राजनिघंटुकार जो हैं, उन्होंने द्रव्य गुण को एज अ ब्रांच सबसे पहले वर्णित किया। बाद में चलकर आचार्य पीवी शर्मा सर, जिन्होंने द्रव्य गुण को बहुत ज्यादा महत्व प्रदान किया और षोडशांग आयुर्वेद बनाया। जो अष्टांग आयुर्वेद था उसको षोडशांग कहा, 16 अंगों वाला आयुर्वेद कहा और उसमें द्रव्य गुण को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। तो आज जो हमारा आयुर्वेद है वो षोडशांग आयुर्वेद है जिसमें द्रव्य गुण को महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। अगर हम इनके पदार्थों की बात करें तो द्रव्य गुण के 7 पदार्थ बताए गए हैं। द्रव्ये रसो गुणो वीर विपाक शक्ति रेवच
पदार्था पंचतिष्ठन्ति स्वाम स्वाम कुर्वन्ति कर्म च। द्रव्य गुण की ये 7 पदार्थ हैं, लेकिन श्लोक में ऐसा लगता है पदार्था पंचतिष्ठन्ति 5 हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। द्रव्य और कर्म को भी जोड़ा गया है। द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक और शक्ति, शक्ति यानी प्रभाव, और सभी के कर्म। तो इस तरह से 7 पदार्थ हैं। यदि हम द्रव्य गुण के ब्रांचेस की बात करते हैं तो इसके 6 ब्रांचेस का रिसेंटली वर्णन मिलता है, जो कि आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी ने अपने बुक द्रव्यगुण सूत्रम में वर्णित किया है। षडंगम द्रव्यगुणम तद्यथा नाम रूप ज्ञानम, गुण ज्ञानम, कर्म ज्ञानम, प्रयोग ज्ञानम, योग ज्ञानम, कल्प ज्ञानश्चेति। अर्थात नाम रूप ज्ञान फार्माकोग्नोसी, गुण ज्ञान स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, कर्म ज्ञान फार्माकोलॉजी, प्रयोग ज्ञान क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, योग ज्ञान स्टडी ऑफ फॉर्मुलेशंस, कल्प ज्ञान फार्मास्यूटिक्स। नाम रूप ज्ञान का अगर हम WHO की परिभाषा देखें तो वहाँ ऐसा है, द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स मेड विथ अ व्यू टू रिकॉग्नाइज देम इज कॉल्ड फार्माकोग्नोसी। अर्थात इस ब्रांच में हम ड्रग्स या हर्ब्स को आइडेंटिफाई करते हैं। WHO ने जो ये परिभाषा दी है ये बहुत ही ब्रॉड है। इसमें बताया गया है कि फार्माकोग्नोसी में हम क्या क्या स्टडी करें। इन फार्माकोग्नोसी ए कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ड्रग इज डन which is composed of origin, common names, scientific nomenclature and family. Secondly, geographical sources, मैंने हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में वेदों में, संहिताओं में, निघंटुओं में इसका वर्णन कहाँ पहले आया था इसके बारे में जानना, या अमुक प्लांट कहाँ का नेटिव है ये जानना। थर्ड पॉइंट की कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज, किस सॉइल में ये प्लांट अच्छा ग्रो करेगा, कब इसको कलेक्ट करना चाहिए, इनको प्रिजर्व और स्टोर कैसे करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट की मैक्रोस्कोपिकल, माइक्रोस्कोपिकल, सेंसरी एंड ऑर्गोलेप्टिक कैरेक्टर्स इसके क्या हैं, जो हम सूंघ कर, चख कर, स्मेल लेकर, सेंसरी ऑर्गन्स का यूज करके ड्रग या प्लांट के स्मेल वगैरह से पहचान करते हैं, वो इसके अंतर्गत आता है। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो केमिकल कंपोजिशन, इसमें क्या मिलता है, और आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ इसकी क्या है, सब्स्टिट्यूट एंड अडल्ट्रेंट क्या क्या इस प्लांट के हो सकते हैं। यदि हम इसे प्रयोग कर रहे हैं इस प्लांट का, तो उसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए कि कौन से प्लांट इसमें अडल्ट्रेशन के रूप में या सब्स्टिट्यूट के रूप में मिलाया जा सकता है, तो इससे क्वालिटी पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस पूरे शुरू से लेके, ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो स्टेप है वो WHO ने फार्माकोग्नोसी के डेफिनेशन में कंप्लीट बताया है। तो अगर हम अपने आयुर्वेद की बात करें तो हमारे आयुर्वेद का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इन स्टेप्स या इन पक्षों को जो कहा गया है कि स्टडी कर के जो प्रॉपर हमें पहचान करनी चाहिए, इन बातों का आयुर्वेद में पहले से ही वर्णन किया जा चुका है। जैसे फार्माकोग्नोस्टिकल स्टडी में फर्स्ट स्टेप में बताया गया है कि हमें उस प्लांट के या ड्रग की या औषधि की ओरिजिन का पता होना चाहिए। तो हम पहले ही हिस्टोरिकल रिव्यू में देखते हैं कि ये वेदों में आया है कि नहीं, संहिताओं में है, निघंटुओं में है, ये कहाँ इसका ओरिजिन है, जिसके आधार पर हम कह पाते हैं कि ये प्लांट हमारा है, इंडियन ओरिजिन का है या एक्सोटिक है। और ये अगर कोई न्यू ड्रग है, न्यू औषधि है जो कि हमारे संहिताओं में, हमारे निघंटु में वर्णित नहीं है, तो हम उसको और कौन से सोर्स हो सकते हैं जिससे हम उसको जान पाएँ। तो इसके लिए हम फोक मेडिसिन में देखते हैं, और ट्रेडिशनल हीलर्स उसका यूज़ कहाँ कर रहे हैं, इन सारे बातों की इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। इसीलिए आचार्य चरक, सुश्रुत आदि ने यह बताया है कि हमें औषधियों का ज्ञान किससे लेना चाहिए। और चरक सूत्र फर्स्ट चैप्टर में 121 वर्ड्स में ऐसा कहा गया है, औषधिर नाम रूपाभ्याम जानते यज पावने
अविपाश्च गोपाश्च ये चान्ने वनवासिना। इनसे हमें अपने औषधियों का ज्ञान लेना चाहिए। और ये कौन है? वो अभी चलाने वाले, गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, इन सभी लोगों से हमको इनके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। और अगर हम सुश्रुत संहिता में भी देखें तो वहाँ सुश्रुत सूत्र स्थान 37 के 11 वर्स में भी आया है, गोपाला स्तापसा व्याधा ये चान्ने वनवासिना मूलाहारश्च ये तेभ्यो भेषज व्यक्ति रिष्यते। लेकिन निघंटु काल में देखें तो फार्माकोग्नोसी का विस्तृत वर्णन हमें ड्रग आइडेंटिफिकेशन का जो हर स्टेप है उसका वर्णन हमें धन्वंतरि निघंटु में मिलता है। वहाँ पर आया है, किरात गोपालक तापसाद्या वने चरास तत्कुशला सतन्ने विदंती नाना विध भेषजानाम प्रमाण वर्णाकृति नाम जाति तेभ्य सकासा दुपलभ्य वैद्य पश्चाश्च शास्त्रेषु वृमिष्य बुद्ध्या विकल्पेद द्रव्य रस प्रभावान विपाक वीर्याणि तथा प्रयोगात। इस श्लोक से हमें सोर्स के अतिरिक्त आकृति, नाम, जाति इत्यादि का भी ज्ञान करने के लिए आचार्यों ने इंडिकेशन दिया है। जैसे नाम लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, जाति यानी फैमिली, आकृति माने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इस प्रकार आयुर्वेद में हर एक पक्ष को पहले ही वर्णित कर दिया गया है। WHO की परिभाषा आज हम देख रहे हैं, लेकिन ये पहले ही आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में भूमि, प्लेस, सॉइल इन सब का भी वर्णन पर्याप्त मिलता है। सुश्रुत सूत्र में अगर हम देखें तो वहाँ पे प्रशस्त देश संभूतम, प्रशस्त अनिचोद्रतम, युक्त मात्रम, मनस्कांतम, गंध वर्ण रसान्वितम ये श्लोक आया है, जो इंडिकेट करता है कि हमें किस भूमि में अपने औषधियों को उगाना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, किस प्रकार उसको प्रिजर्व करना है, स्टोर करना है। इसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हमारे शास्त्रों में मिलता है। आगे आप इसके प्रक्षालन, वॉशिंग इत्यादि का विस्तृत ज्ञान रसशास्त्र में करेंगे। नेक्स्ट यदि हम देखें तो मैक्रोस्कोपिक स्टडी का विस्तृत वर्णन, प्लांट आइडेंटिफिकेशन का जो पूरा बेस है वो पर्यायों पर है। और ये पर्याय कुछ स्वरूप बोधक होते हैं जो शेप, साइज इत्यादि को बताते हैं, जैसे कि त्रिपर्णी, मंडूकपर्णी, चतुष्पत्री, पंचांगुल, ये लीव्स के शेप को बता रहे हैं। इसी तरह से कुछ पर्याय उद्भव बोधक होते हैं, ओरिजिन को बताते हैं, जो कि कहाँ पर पाया जाता है इसको बताते हैं, जैसे मागधी, वाहिलीक, ये देश को इंडिकेट कर रहे हैं। इसी प्रकार हम हर अंगों, फ्रूट, स्टेम, रूट सभी का स्वरूप बोधक पर्याय हम देख सकते हैं। गोलोमी, षडग्रंथा और दूसरे जो ऑर्गेनोलिप्टिक मेथड से हम असेसमेंट कर सकते हैं कि हमारा ड्रग कैसा है। उग्रगंधा, तीक्ष्णगंधा इत्यादि ये पर्याय आए हैं जिसके माध्यम से हम जान पाते हैं कि औषधि कैसी होनी चाहिए। केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करें तो एज सच इसका वर्णन हमें ऐसा लगता है कि नहीं मिलता, लेकिन रसपंचक जो रसगुण वीर्य उपाक हैं उनका हमें वर्णन प्राप्त होता है। और उसमें रस स्पेशली जो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय षड्रस बताए गए हैं, उनको अगर हम कंपेयर करें तो बहुत कुछ बातें हमें पता चलती हैं। जैसे कि अगर हम मधुर रस को देखें तो ये रसायन ड्रग्स हैं अधिकतर, इसमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं। अम्ल रस नेचुरल एसिड्स हम कह सकते हैं, लवण सॉल्ट है, और तिक्त रस बिटर टॉनिक से ले सकते हैं जिसमें अल्कोलाइड्स वगैरह अधिकतर पाए जाते हैं। कटु रस को पंजेंट में, क्योंकि इसमें अधिकतर एसेंशियल ऑयल पाए जाते हैं, और कषाय रस को टैनिन से कंपेयर किया जाता है। तो आइडेंटिटी एंड प्योरिटी का भी पूरा ध्यान आयुर्वेद शास्त्र में भी रखा जाता है। सब्स्टिट्यूट एंड एडल्ट्रेंट का पहले ही आयुर्वेद शास्त्र में बहुत ही ज़्यादा वर्णन मिलता है, और ये जो प्रतिनिधि की परंपरा है वो आज की नहीं है, पहले से ही है कि अगर हमें कोई द्रव्य ना मिले तो उसके जगह पे हमें किसका प्रयोग करना चाहिए। तो पूरी की पूरी फार्माकोग्नोसी हमारे शास्त्रों में पहले से ही वर्णित है। और षडंग द्रव्य गुण का जो दूसरा अंग है वो है गुण ज्ञान, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज। हमें पता है कि गुण से रहित द्रव्य कार्य नहीं कर सकते, अतः इसके लिए गुणों का ज्ञान आवश्यक है।
इसलिए गुणों के ज्ञान के लिए एक अलग ब्रांच रखा गया है। आयुर्वेद में गुण से हम रस गुण वीर विपाक सभी का ग्रहण करते हैं, क्योंकि आचार्य चक्रपाणि दत्त ने कहा है गुण शब्देनु चेह धर्मवाचिना रस गुण वीर विपाक सर्व एव गृहान्ति। गुण से रस गुण वीर विपाक सभी का ज्ञान किया जाता है। तो द्रव्य क्रिया विधि समझने के लिए ये गुण अति आवश्यक है। अगर कुछ तो ऐसे द्रव्य हैं जो पूर्व ही संहिता ग्रंथों में वर्णित हैं, उनके फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज भी मिल जाते हैं, लेकिन जो नवीन द्रव्य हैं जिनका आयुर्वेदीय ग्रंथों में वर्णन नहीं आया है, उसके लिए आचार्य सुश्रुत ने कहा है कर्मभिस्तनुमीयन्ते नाना द्रव्या श्रेया गुणा। उनके कर्मों से हम गुणों को जान पाते हैं। कर्मों को शरीर पे देखते हैं, या फोक मेडिसिन में कहीं वर्णन आया हो, या ट्रेडिशनल हीलर्स उसका यूज़ करते हो, तो उनके कर्मों का पता चल जाता है और उस कर्म के माध्यम से हम उसके रस गुण वीर विपाक का ज्ञान कर सकते हैं। तो ये बताया गया कि एक अलग ब्रांच में, द्रव्य गुण के एक अलग ब्रांच में हम गुणों का ज्ञान कर सकते हैं। षडंग द्रव्य गुण का तीसरा अंग है कर्म ज्ञान, फार्माकोलॉजी। कर्म ज्ञान के अंतर्गत द्रव्यों के विविध कर्मों का दोष दुष्य की दृष्टि से विचार करते हैं। यदि हम मॉडर्न के अनुसार विचार करें तो हम आयुर्वेद के इस ब्रांच में जो द्रव्यों का प्री क्लिनिकल स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मॉडल पर जो हम कार्य करते हैं, वे सभी इसमें हम ले सकते हैं। और टॉक्सिकोलॉजिकल जो स्टडीज होती हैं वो भी हम इसके अंतर्गत ले सकते हैं। फोर्थ जो ब्रांच है वो प्रयोग विज्ञान है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है। प्रयोग विज्ञान में स्वस्थ और आतुर, जो हेल्दी वॉलंटियर हैं और जो पेशेंट हैं, दोनों में द्रव्यों का विविध कर्मों के लिए संयुक्तिक प्रयोग प्रतिपादनीय है, माने रेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इसमें करके देखते हैं। अर्थात जो हम ह्यूमन बीइंग में ड्रग के इफेक्ट को इवेल्युएट करते हैं, कई फेजेस में करते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4, उन सब का जो अध्ययन किया जाता है वो प्रयोग विज्ञान के अंतर्गत हम ले सकते हैं। फिफ्थ स्टेप है योग ज्ञान, स्टडी ऑफ फार्मुलेशंस। तो इसमें हम द्रव्यों के संयोग से, माने जो हमारे मेडिसिनल ड्रग्स हैं, जो हर्ब्स हैं, उनके संयोग से औषध योगों की कल्पना करते हैं और उनका युक्ति पूर्वक विवेचन, रेशनल उसका पूरा विवेचन करते हैं, डिस्क्रिप्शन देखते हैं, उसके कहाँ प्रयोग करना चाहिए, कहाँ नहीं प्रयोग करना चाहिए, इस योग में कौन कौन से द्रव्य हैं, कौन कौन से रसगुण विपाक उसमें यूज़ हो रहे हैं और कौन सा रोग है जिसके लिए हम ये योग बना रहे हैं। तो इन सब बातों का जो ज्ञान किया जाता है वो योग विज्ञान में करते हैं, स्टडी ऑफ फार्मुलेशंस में करते हैं। और छठा जो ब्रांच है वो कल्प ज्ञान है। कल्प ज्ञान भेषज कल्पना का विषय है, जिसमें चूर्ण, क्वाथ, अवलेय, आसव, अरिष्ट, घृत तैल आदि कल्पों का निर्माण विधि पर विचार किया जाता है। लेकिन आचार्य पी.वी. शर्मा जी ने इस सिक्स्थ ब्रांच को भी द्रव्य गुण के अंतर्गत लिया है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि द्रव्य गुण शास्त्र अनंत है, अपार है, इसके विषय विस्तृत हैं। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर इव अम्बु मध्यात्। इस श्लोक की तरह हम द्रव्यगुण के विषयों को धीरे धीरे स्टेप वाइज, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, उनको देखते चलेंगे और उनको समझते चलेंगे।